आप मेल हो या फीमेल हो। मान लीजिए आपके पास एक चार्ट आता है, ठीक है, अब आपको चेक कैसे करना है कि पर्सन का चार्ट जो है वो मेल का हो सकता है, फीमेल का हो सकता है। कई बार तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि एक मृत व्यक्ति का चार्ट लेके आ जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के सामने, उसको पता लगाना है, क्योंकि हर तरह के लोग हैं वो कॉलनी में जो है वो भरे पड़े हैं चारों तरफ। हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। इस सेशन के माध्यम से हम 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस को समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैं एक रील देख रहा था, इन दैट रील एक्चुअली झारखंड या बिहार कहीं पे कोई गवर्नमेंट टीचर है, उसको पकड़ के बेचारे को मैरिज उसकी करा दी जाती है, किडनैप करा के मैरिज करा दी जाती है। अब ये क्या मैरिज है या नहीं है? वेल, काउंट में तो ये मैरिज होगी ही होगी, क्योंकि उनका प्रोसेस ही इस तरह का है, वहाँ पे व्यवस्था ही इस तरह की है। तो मैरिज होती क्या है? आज के समय में इस क्वेश्चन को, इस कंसर्न को डील करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बिकॉज इन टुडेज सिनेरियो यू सी फंडास बहुत ज़्यादा है। कई बार क्या है, लिव इन के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं कि भाई लिव इन को आप मैरिज की तरफ मानते हो या नहीं मानते हो, किसी रिलेशनशिप को आप मैरिज की तरफ मानते हो या नहीं मानते हो, क्या पहले ही मैरिज हो चुकी है, पहले ही मैरिड हो चुके हैं, ये जो पर्टिकुलर रिलेशन था ये मैरिज की तरह था, मैरिज ही था। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे आज के टाइम के अंदर। एंड नो डाउट इन क्वेश्चंस का आंसर देना इज़ नॉट दैट ईजी, ये बहुत ईजी नहीं है। इसी के बाद टाइमिंग ऑफ मैरिज आता है कि विवाह का जो समय है वो कब की तरफ निकलेगा। कई एस्ट्रोलॉजर्स बड़े अजीब तरीके से किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करने पे विश्वास करते हैं कि लाइक अगर ये है तो टाइम तो यही रहेगा, इससे इफ बट नहीं हो सकता, आगे पीछे नहीं हो सकता। क्या ऐसा है गाइस? देखिए, ऐसा अगर है तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि टाइप ऑफ मैरिज कैसे हैं। उसके बाद हम टाइमिंग ऑफ मैरिज के बारे में बड़े नए नए फंडास को लेके आएंगे कि किस तरह से टाइमिंग ऑफ मैरिज को बहुत आसानी से एक अंडरस्टैंडिंग बनाई जा सकती है, प्रिडिक्शन करा जा सकता है, और उसको इस तरह से समझना होगा कि भाई अगर है तो वो किस तरह का विवाह है। जैसे हर प्लैनेट अलग तरीके के एक विवाह के डायमेंशन को रूल करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि शुक्र के बारे में, तो जो गंधर्व विवाह है एक्चुअली वो शुक्र से आता है। तो कई बार लगता है लोगों को कि जो ये लव मैरिज का कॉन्सेप्ट है ये शायद वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ये अभी अभी आया शायद कॉन्सेप्ट है, ये कभी पहले था नहीं। तो ये था, गंधर्व विवाह था, और गंधर्व विवाह आज भी होता है। और जो आप गंधर्व विवाह जिसे कहते हो वही एक्चुअली शुक्र से प्रभावित विवाह है। वो ऐसा विवाह है जिसके अंदर शुक्र की पोजीशन बहुत ज़्यादा है। तो इफ शुक्र आपके 7th हाउस के स्वामी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है तो वो गंधर्व विवाह की तरफ आपको लेके जा सकता है, दैट इज़ द लव मैरिज की तरफ आपको फोर्स कर सकता है। अब इसमें भी एक तरह का एक कैच है, और वो कैच क्या है कि लगन कुंडली और नवमांश कुंडली, इन दोनों की पोजीशन थोड़ी अलग अलग है। पर्सन भी लाइक लगन कुंडली को देखूं, नवमांश कुंडली को देखूं, क्या देखूं क्या नहीं देखूं। लगन कुंडली आपको बताती है कि आपकी डिज़ायर क्या है, आपकी इच्छा क्या है, व्हाट यू आर सीकिंग, आप क्या देख रहे हो। और नवमांश कुंडली आपको बताती है कि यूनिवर्स ने, ईश्वर ने आपके लिए क्या व्यवस्थित करके रखा हुआ है। कई बार इसके अंदर डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, कहीं यहाँ पे शुक्र हो सकता है, वहाँ पे जुपिटर हो सकता है। तो ऐसे ही चेंजेस पर्सन के अंदर भी आते हैं, लाइक 27-30 के बाद उसकी थिंकिंग, उसका आउटलुक एक चेंज आउटलुक बन के निकलता है। कई मैंने ऐसे चार्ट्स देखे हैं, ऐसे लोगों के साथ मैंने बातचीतें करी हैं जिनमें पहले वो को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इन द लव मैरिज कॉन्सेप्ट, द गंधर्व विवाह, और एकदम से फिर वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं ब्रह्म विवाह की तरफ, क्योंकि ये D1 से D9 में आया हुआ चेंज है। अब इस चेंज को आप कैसे देख सकते हो, आप कैसे समझ सकते हो इन विवाह के टाइप्स को, कि ये कितने विवाह के टाइप्स हैं और ये कैसे वर्कआउट करते हैं। क्योंकि ये जो विवाह के टाइप्स हैं ये आपको हिंदू सिस्टम की बेडरॉक है, उसकी फाउंडेशन के अंदर निहित है। जब आप विवाह कहते हो कि मैं विवाह को देखूंगा वैदिक ज्योतिष से, तो आप कहते हो वैदिक मीन्स वेदास से जो निकली है, वेदास से जो प्रभावित है। तो आपको वैदिक ही कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगाने होंगे। वैदिक कॉन्सेप्ट में तो 8 टाइप ऑफ मैरिजेस हैं। मनुस्मृति के अंदर सिंपल सा है कि भाई 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस होती हैं। प्रतिलोम विवाह भी होता है, अनुलोम भी होता है, अपर कास्ट, लोअर अपर, सब चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो आप चीज़ों को सिंपल बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स उन्हें बिल्कुल नहीं करते हैं। जिस विवाह की आप लोग बात करते हो, जिस विवाह के बारे में आप लोग एस्ट्रोलॉजर्स से पूछने जाते हो, दैट विवाह का नेम है क्या? उसका नेम है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या होता है? ब्रह्म विवाह वो विवाह का टाइप है जिसके अंदर जुपिटर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Jupiter comes out as a strong planet, comes out as a dominant planet. So if Jupiter is performing the bigger role in your 7th house or in the marriage front, तब वो ब्रह्म विवाह की तरफ लेके पर्सन को जाता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आप अपने पर्सन को सेलेक्ट करते हो, लाइक द ग्रूम पार्ट, जो बॉयज़ का पार्ट है, वो
फीमेल को सेलेक्ट करता है बेस्ड ऑन द स्टेटस, फैमिली. इट जस्ट इज़ इन शॉर्ट टर्म्स, इन सिंपल टर्म्स, इट जस्ट इज़ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. जिसके टूवर्ड सब कुछ लुक कर रहे हैं ना, वो ब्रह्म विवाह है. और इसका मेन प्लैनेट कौन है? जुपिटर इसका मेन प्लैनेट है. तो अगर आपके चार्ट में जुपिटर अफ्लिक्टेड है, पीड़ित है, रेट्रो है, कंबस्ट है, बेकार हाउसेस के अंदर है, अस्त नवमांश के अंदर है. अस्त नवमांश किस तरह से होते हैं? मान लीजिए आपका शनि अस्त है, तो शनि की तो राशियाँ हो गई कैप्रिकॉन और एक्वेरियस. इन नवमांश के अंदर अगर जुपिटर बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में, तो जुपिटर जो है अस्त नवमांश में आ गया, पीड़ित हो गया. ये तरीके हैं जिससे प्लैनेट पीड़ित होता है. तो क्या क्या वो तरीके हो गए? अस्त हो गया कि साहब खुद ही अस्त हो गया, दूसरा अस्त नवमांश में आ गया, शत्रु की राशि में हो गया, नीच का हो गया, 6, 8, 12 हाउसेज में हो गया. तो ये जुपिटर पीड़ित हो जाएगा. और जैसे ये जुपिटर पीड़ित होगा, द पूरा फंडा ऑफ द ब्रह्म विवाह अटक जाएगा. फिर वहाँ पे रिजेक्शंस आएंगे, वहाँ पे चैलेंजेस आएंगे, मैरिज में डीले अपने आप देखने को मिलेगा. अपने आप डीले का जो सामना है पर्सन करता हुआ चला जाता है कि भाई ये जो डीले है ये रुक नहीं रहा, ये कहीं भी कंट्रोल नहीं हो रहा. ये होता है ब्रह्म विवाह से. तो ब्रह्म विवाह का मेन प्लैनेट इज जुपिटर. एंड आई टोल्ड यू इसकी जुपिटर की अपोजिशन किससे है? जुपिटर का किसके प्लैनेट है? जुपिटर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? देव एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रह्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, इंद्र के एडवाइजर हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं. तो देव ताकतें, इनका विरोध दानवों से. दानवों के गुरु कौन है? शुक्र हैं. वो कौन सा विवाह दिखाते हैं? गंधर्व विवाह. So what you're looking toward or looking for, seeking is this the गंधर्व विवाह, द लव मैरिज का कॉन्सेप्ट. तो इन दोनों के बीच में वो क्लैशेस जो हैं वो चलते रहते हैं. तो ये 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस में एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन हमने कवर करा है ब्रह्म विवाह का. कैसे जुपिटर अफ्लिक्ट होते हैं इसका आपको ध्यान रखना है. किस पर्सन के लिए ये हो सकता है? देखिए, अगर आपके सप्तम भाव पे, सप्तमेश पे जुपिटर का बहुत प्रभाव आ रहा है, तो यू आर समवन जो कि ब्रह्म विवाह करना चाहता है. अगर ये नवमांश में भी है फिर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. अगर नवमांश में कम होता है तो आपके जीवन में अराउंड 27-23 एक चेंज आ सकता है आउटलुक में कि भाई ये मैरिज नहीं, किसी दूसरे टाइप की मैरिज की तरफ मुझे जाना है या कोई और रेमेडीज़ मुझे करनी है. सिंपल सा फंडा क्या है? जुपिटर का जितना प्रभाव आता चला जाएगा सप्तम भाव पे, सप्तमेश के ऊपर, उतना ही पर्सन ब्रह्म विवाह की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर देगा, चलना शुरू कर देगा, व्यवस्थित होना शुरू कर देगा. सोसाइटी एक्सेप्टेड, सोसाइटी अप्रिशिएटेड, सोसाइटी से व्यवस्थित विवाह. सेकंड इंपॉर्टेंट विवाह मुझे लगता है द प्रजापत्य विवाह, उसको भी हम कवर करेंगे. बट द सेकंड में हम यहाँ पे कवर करते हैं देव विवाह को. जो देव विवाह है उसको हम कवर करते हैं. आपने मांगलिक दोष के बारे में सुना होगा. अगर मांगलिक दोष लग गया है साहब इसको, तो अब इसके लिए उपाय करने होंगे. और उपाय के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक उपाय होता है द कुंभ विवाह. कुंभ विवाह कराया जाता है कि आप इसका कुंभ विवाह करा दीजिए, सारी प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म हो जाएंगी. तो सेकंड विवाह इज़ द देव विवाह का कॉन्सेप्ट. उसमें क्या होता है? कुंभ विवाह की एक रेमेडी कराई जाती है. इससे भाई मंगल के दोष जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे. आपने बहुत देखा होगा, लाइक बहुत फेमस रेमेडी है, तो बहुत फेमस उपाय है. ये क्यों कराया जाता है? ये मंगल के लिए कराया जाता है. सो इफ़ यू आर समवन जो कि मंगल से प्रभावित है, पीड़ित है. पीड़ित कैसे हो गया? भाई बहुत स्ट्रॉन्ग मांगलिक दोष है, बहुत स्ट्रॉन्ग मांगलिक दोष है. तब विवाह में डिले भी आता है और चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं. और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये मंगल की ऊर्जाओं की वजह से आ रहा है. इसी को कहा जाता है देव विवाह. इसी के अंदर देव विवाह की एनर्जी जो है वो आती है. और यहाँ पे आप अपने जो फीमेल होती है वो अपने पर्सन को सेलेक्ट कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं. और आप पसंद किस तरह से कर सकते हैं? किसी फंक्शन में पसंद कर सकते हैं, सोशल फंक्शन हो गया, या फिर कोई टेम्पल के अंदर फंक्शन होता है वहाँ पे करते हैं. और इसमें मेन रेमेडी भी यही होती है कि आप कुंभ विवाह करिए, वो उपाय करिए जो कि टेम्पल्स के अंदर कवर अप करे जाते हैं, किए जाते हैं. अब ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ विवाह है ये इतना ज़्यादा प्रचलन में विवाह नहीं है. लाइक द ब्रह्म विवाह बहुत ज़्यादा प्रचलन में है. ये जो सेकंड है ये इतना प्रचलन में नहीं है. लेकिन फिर भी अगर आपके सप्तम भाव पे मंगल का बहुत गहरा इन्फ्लुएंस है और मैरिज में किसी भी तरह का डिले आ रहा है, तो कुंभ विवाह इज़ अ टाइप ऑफ रेमेडी जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं. आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर देव विवाह जो है उसका कॉन्सेप्ट लगा हुआ है. इसमें कई बार तो ये कहते हैं कि आपको जो मंदिर के पुजारी होते हैं उनके साथ विवाह करना चाहिए. इससे भी इसमें उपाय जो है वो हो सकता है, ये व्यवस्थाएँ ईजी अप हो सकते हैं. अब ऐसी रेमेडी को तो मैं नहीं कहूँगा करने के लिए, बट डेफिनेटली कुंभ विवाह जो है वो एक सर्टिफाइड रेमेडी की तरह है फॉर द मंगल इन द 7th हाउस. और मंगल इन्फ्लुएंसिंग द पर्सन, लाइक द मांगलिक दोष
समस्या और द मंगल इन्फ्लुएंसिंग द 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस ऑफ द बर्थ चार्ट, तो आप इस पर्टिकुलर रेमेडी की तरफ जा सकते हैं और आप मान सकते हैं कि मंगल की वजह से मुझे समस्याएं आ रही हैं। तो हमने एक क्लियर पिक्चर डेवलप कर ली कि भाई इतने प्लैनेट से हम फिल्टर आउट करते हुए किसी मेन प्लैनेट की तरफ पहुँचे हैं कि यार ये एक मेन प्लैनेट है जो कि समस्याओं को हो सकता है लेके आ रहा हो, बना रहा हो, क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो। अब बात आती है थर्ड विवाह के टाइप की। द थर्ड विवाह का टाइप कौन सा हो सकता है? आपने सुना होगा अर्श विवाह के बारे में। अर्श विवाह भी कहते हैं और अर्श विवाह भी कहते हैं, इसको अलग अलग तरह से प्रोनाउंस करते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ विवाह है ये चंद्रमा से आता है। तो कई बार ये भी कन्फ्यूज़न होता है कि जो लव मैरिज में है चंद्रमा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, शुक्र से भी ज़्यादा होगा। वेल एक्चुअल में ऐसा नहीं है। गंधर्व विवाह जो है वो है लव मैरिज के बारे में बातें, वहाँ पे रिलेशनशिप टर्निंग टू मैरिज है और वहाँ पे शुक्र का रोल सबसे ज़्यादा गहरा बन के निकलता है, वहाँ शुक्र सबसे गहरा इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे चंद्रमा अर्श विवाह की तरफ पर्सन को लेके जाता है। और इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ विवाह के अंदर होता क्या है, क्या स्पेशल है और क्या ये आज के समय में होता है? आज के समय में इसकी एनर्जी बहुत आपको कम देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी अगर आपके सप्तम भाव पे चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव आ रहा है, चंद्रमा का बहुत इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो आप मान सकते हैं कि यार कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। कई बार क्या होता है कि हम अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए चार्ट की दारा कारक से, सप्तम भाव से, उपपद लग्न से 1 या 2 प्लैनेटों तक पहुँच जाते हैं कि भाई मैरिज अगर कोई करा रहा है तो ये प्लैनेट करा रहा है, और अगर कोई नहीं होने दे रहा है तो ये प्लैनेट नहीं होने दे रहा है। तो जब आप ऐसे पोजीशन पे पहुंच जाते हो और आपको लगा पता कि भाई चंद्रमा है जो ये सब काम कर रहा है, तो चंद्रमा की वजह से आर्ष विवाह की तरफ पर्सन चला जाता है। यहाँ पे पर्सन अपने जो सीयर होता है, अपना जो टीचर होता है, अपना जो गुरु होता है, उसकी तरफ किसी न किसी तरह के अट्रैक्शन को डेवलप कर लेता है। और ऐसा विवाह बहुत टाइप ऑफ गंधर्व की तरफ ही है, लव मैरिज की तरफ ये जाता हुआ विवाह है, जिसमें आप अपने ही गुरु की तरफ या फिर प्रोफेसर, टीचर, सीयर जो होता है उनकी तरफ एक तरह की अट्रैक्शन को, एक तरह की व्यवस्था को डेवलप कर लेते हो। तो कोई भी अगर ऐसा रिलेशनशिप है जो बेसिकली फ्रेम हुआ है बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, या फिर इन द यूनिवर्सिटी, इन द कॉलेज, इन द लाइब्रेरी, कहीं पे भी ऐसी जगह, तो आप उसमें चंद्रमा को बहुत गहरा इन्फ्लुएंस करते हुए देखोगे। और इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ विवाह में इन लॉज की वजह से इश्यूज आते ही आते हैं। तो अगर आपके चार्ट के अंदर मून का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आता है सप्तम भाव पे, सप्तमेश के ऊपर, सप्तम भाव के नक्षत्राज के ऊपर, तो आप ये मान के चलिए, सप्तमेश के नक्षत्राज के ऊपर, तो आप ये मान के चलिए कि यार ये एक टाइप ऑफ विवाह है जो कहीं ना कहीं व्यवस्थित हो गया है, लगा है। तो जो सामान्य तरीके हैं ना कि आप एक स्पाउस ढूंढ रहे हो, एक पर्सन देख रहे हो, तलाश कर रहे हो, वो यहाँ वर्कआउट नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या वर्कआउट कर सकता है? आराम से किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेना, लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लेना, टीचिंग स्टार्ट कर देना, टीचिंग कराना शुरू कर देना। इनसे भी कई कनेक्शंस जो है वो डेवलप हो जाता है। इवन एक बार मेरे से एक सेशन के अंदर पर्सन ने सीधा कहा था, सीधा, एंड दैट आई वाज अबाउट द सेकंड मैरिज, एंड द पर्सन टोल्ड मी आई एम लर्निंग BNN फ्रॉम समवन, मैं कहीं BNN जो है वो सीख रही हूँ, एंड आई फील स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड माई टीचर। अब ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो व्यवस्था है, ये चंद्रमा से इन्फ्लुएंस होती हुई व्यवस्था है, चंद्रमा से आती हुई व्यवस्था है। तो इसमें कहीं ना कहीं व्यवस्था में ये पॉइंट निकल के आ जाता है, बन जाता है। तो अगर चंद्रमा बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है सप्तम भाव को, तो आप मान के चलिएगा कि ये एक टाइप ऑफ विवाह है और ये एक टाइप ऑफ रेमेडी है जो आपको हेल्प अप कर सकती है चीज़ों को ईजी करने में, जल्दी करने में, प्रोसेस को फास्टन अप करने में, जल्दी से जल्दी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए, उस तरफ ये एक व्यवस्था आपको हेल्प कर सकती है। अगर हम 4th टाइप ऑफ विवाह की बात करें, जो कि आई थिंक सो कि आज के समय में एक एक्सेप्टेबल विवाह भी है और एक ऐसा विवाह है जिसमें यू कैन से कि जिसके अंदर पर्सन जाता है। कैसे जाता है? जब प्रजापत्य विवाह के बारे में आपने सुना होगा, कई बार क्या होता है कि वंश नहीं चलता, फैमिली ग्रो नहीं करती, फैमिली का ट्री आगे नहीं बढ़ पाता, तो संतान प्राप्त नहीं हो पाती। उस फियर से, उस चिंता से, उस टेंशन से, एंजाइटी से, स्ट्रेस से पर्सन मैरिज की तरफ जाना चाहता है, मैरिज की तरफ मूव करना चाहता है कि भाई अब संतान नहीं है, परिवार आगे नहीं चलेगा, क्या होगा। ऐसे समस्याएं कब देखने को मिलती हैं, या इन समस्याओं से विवाह कब देखने को मिलता है? जब सूर्य सप्तम भाव को बहुत प्रभावित करे। तो कई बार क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजर बहुत समय लेता है आपके चार्ट को देखने में, बहुत समय लेता है। तो वो क्या करते हैं, वो 9 प्लैनेटों में से एक प्लैनेट को पकड़ लेते हैं कि भाई धारा कारक, सप्तमेश, सप्तम, नक्षत्र, उपपद लग्न, सब चीज़ों को यूज़ करके एक मेन प्लैनेट को वो पिक कर लेते हैं कि दिस इज़ द मेन प्लैनेट फॉर द मैरिज। अब अगर वो मेन प्लैनेट सूर्य है,
तो सूर्य की वजह से मैरिज में डिले भी आएगा, सेपरेशन भी रह सकता है। लेकिन इस मैरिज में जाने का मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न इज़ द संतान, वंश, परिवार आगे नहीं चलेगा, ये फियर। और ये आज के समय में आपको बहुत लूम होता हुआ दिखाई देगा। स्पेशली पीपल आस्क कि भाई जो रिलेशंस है इनमें आज के समय इतनी चिंताएं क्यों आ रही हैं, ईगो के इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हर जो पर्सन है अपनी फैमिली में एक एक दो संतानें हैं, लाइक एक एक दो पर्सन अब हैं फैमिलीज़ के अंदर संतान रूप में। तो उनको सूर्य का वैसे ही प्रभाव बहुत ज़्यादा है, उनके ऊपर एक तरह की जिम्मेदारी है वंश को चलाने की, फैमिली ट्री को आगे पहुंचाने की, आगे ले जाने की। और ये सूर्य की वजह से हुई है, सूर्य की वजह से बनी है। तो सूर्य क्या है? ईगो भी है, तो कई बार ईगो क्लैशेस दिखा देता है। तो इट्स नॉट समथिंग कि ये बिल्कुल नहीं आएगा। स्पेशली ये तब देखने को मिलेगा इफ़ यू आर सिंगल चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स और इफ़ यू आर अ सिंगल बॉय और सिंगल गर्ल इन योर फैमिली, तब ये ज़रूर देखने को मिलेगा। ईगो क्लैशेस देखने को मिलेंगे, मैरिज में डिले आ सकता है। और पर्सन एक फियर से मैरिज में जाता है एंड दैट इज़ द संतान पक्ष का फियर। उसको फियर जो है वो संतान पक्ष से लगता है। अब इसको कैसे देखें कि ये विवाह कहीं मेरे लिए तो नहीं है? आप इसको आराम से देख सकते हो। आपको अपने सप्तम भाव को देखना होगा, सप्तमेश को देखना होगा। मैं वही कहता हूँ ना, आपको एक प्लैनेट को पिक करना होगा। इतनी आवर स्टडी करता है एस्ट्रोलॉजर बर्थ चार्ट में, तो वो क्या करता है? वो यही करता है कि वो हर चीज़ के लिए एक प्लैनेट पिक कर लेता है कि भाग्य के लिए ये प्लैनेट है, मैरिज के लिए ये प्लैनेट है। उस प्लैनेट के अनुसार आपको ये बता देगा कि भाई ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ विवाह आपके लिए हो सकता है। तो जो ब्रह्म विवाह था जिसमें सब हैप्पी था, अप्रिशिएटेड था, वो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ विवाह में नहीं है। क्योंकि आपको एज एक ऐसी व्यवस्था जिसमें आप संतान के लिए ही मैरिज के अंदर एंटर कर रहे हो या वो व्यवस्था बना रहे हो, तो प्रोजेनी जो है, संतान पक्ष जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट विवाह बन के निकलता है जब भी सूर्य सप्तम भाव को प्रभावित करे, इन्फ्लुएंस करे किसी भी तरीके से। द मोर द इन्फ्लुएंस, द मोर द चांसेस टुवर्ड दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ विवाह की पर्सन इसकी तरफ चला जाए, पूरी तरह से मूव कर जाए। अब बात आती है इसके आगे के विवाह की या इसके आगे के कॉन्सेप्ट की। लेकिन सूर्य को गाइस आपको ज़्यादा समझना चाहिए, क्योंकि सूर्य इज़ अ प्लैनेट जिनकी संतान इज लाइक द शनि जिनकी संतान है। तो एक ऐसा प्लैनेट जिनकी संतान से उनका विरोध है। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ सूर्य अगर आपकी मैरिज हो रही है तो सेपरेशन को तो फिर भी मैं सेकंड पॉइंट मानता हूँ, लेकिन हाँ, संतान प्राप्ति एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आफ्टर द संतान मैरिज में चैलेंजेस आ सकते हैं, बिफोर संतान उससे थोड़े समय पहले भी चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। लाइक द संतान इज कमिंग आउट एज अ फोकल पॉइंट, लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोकल पॉइंट है। इसी की वजह से सारी व्यवस्था आगे जो है मूव कर रही है। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी सूर्य से कोई विवाह प्रभावित होता है, विवाह व्यवस्थित होता है। अब बात हम करते हैं अलग टाइप ऑफ विवाह की, एंड दैट इज़ द असुर विवाह। असुर विवाह क्या है? असुर विवाह ऐसा विवाह है जिसको देख के एक फियर लगता है, एक डर आता है कि यार ये क्या विवाह है। पहले के समय में राजा महाराजा होते थे, आप अपना थोड़ा पास्ट देखेंगे उठा के कि यहाँ से वहाँ शादी हो गई, वहाँ से वहाँ हो गई, तो वो जो फाइट होते थे, डिस्प्यूट्स होते थे, उन्हें ख़त्म करने के लिए एक डिप्लोमेसी की तरह इसका यूज़ करते थे, मैरिज का डिप्लोमेसी की तरह। तो वो डिप्लोमेसी का प्लैनेट कौन है? प्लैनेट बुध है। तो असुर विवाह का प्लैनेट कौन है? प्लैनेट बुध है। जहाँ पे असुर विवाह होते हैं तो यहाँ पे डिप्लोमेसी होती है, माइंड गेम्स होते हैं, डिप्लोमेसी होती है। तो द मोर द बुध इन्फ्लुएंसिंग योर 7th हाउस ऑफ द मैरिज फ्रंट, द मोर द चांसेस, स्ट्रॉन्गर द चांसेस कि यहाँ पर डिप्लोमेसी होगी, यहाँ पर बातचीतें नहीं, यहाँ डिप्लोमेसी प्ले होगी, माइंड गेम्स होंगे, कुछ ऐसा होगा। तो एस्ट्रोलॉजर जो लंबी लंबी स्टडीज़ कर रहे हैं ना आपके बर्थ चार्ट के ऊपर, आई थिंक सो कि वो एक प्लैनेट फिगर आउट करते हैं कि भाई भाग्य ऐसा है, वर्क लाइफ के लिए ये प्लैनेट है और मैरिज के लिए ये प्लैनेट है। सो इफ़ योर दारकारका इज बुध, if your saptamesh is बुध, if बुध is sitting in the 7th house exactly over the लग्न डिग्री, उसके ऊपर ही बैठा हुआ है, तो फिर ये जो चार्ट है ये इस तरफ मूव कर रहा है, जहाँ पर पर्सन जो है वो असुर विवाह आप कह सकते हो। सुनने में तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये डिप्लोमेसी का विवाह है, जहाँ पे विवाह ना हो के एक तरह की डिप्लोमेसी, एक तरह का माइंड गेम चलता है जहाँ पर, और जहाँ पर पैसे तक दे दिए जाते हैं। लाइक दिस इज़ द विवाह जिसमें पैसा देना भी होता है कि लाइक आप पैसा पे कर देते हो। और ये भी आपको बहुत देखने को मिलेगा आज के समय में, द मनी पेड विवाह, जहाँ पे मनी जो है वो पे कर दी जाती है। तो मनी यहाँ पे रूल करती है, प्रभावित करती है इसे पूरी तरीके से। तो आप इसे सीधा कनेक्ट कर सकते हो पैसों से, धन से इसे सीधा कनेक्ट करा जा सकता है असुर विवाह को। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके सप्तम भाव को बुध बहुत इन्फ्लुएंस करने लगा है तो आप ये समझिए कि व्यवस्था ही इस तरह की बैठने लगी है। इट्स नॉट कि बुध कुछ गलत कर रहा है या सप्तम भाव में कोई दिक्कत है, ये व्यवस्था है कि साहब वो इसी तरह की बैठ रही है तो वो इसी तरह की रहेगी,
उसको चेंज अप नहीं किया जा सकता, उसे बदला नहीं जा सकता। ये बुद्ध का प्रभाव है, बुद्ध की व्यवस्था है, तो बुद्ध की वजह से ये हो रहा है। तो यहाँ पर हमने फिल्टर आउट कर लिया कि भाई इस पर्सन के लिए गंधर्व विवाह नहीं है, दैट इज़ द लव मैरिज। इस पर्सन के लिए असुर विवाह हो सकता है, जिसके अंदर पर्सन को डिप्लोमेसी, माइंड गेम्स एंड ऑल उनका थोड़ा सामना करना पड़े, थोड़ा उनका डंक देखना पड़े। अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे की व्यवस्थाओं को देखते हैं। दैट इज़ द फेवरेट ऑफ योर्स, दैट इज़ द गंधर्व। गंधर्व विवाह में क्या होता है, इवन लॉर्ड शनि का, आई थिंक लॉर्ड शनि जो है उनकी सेकंड वाइफ जो थी वो जो है वो गंधर्वों की पुत्री हैं, वो गंधर्व हैं, आई थिंक सो। तो वहाँ पर जो गंधर्व आप सुनते हो ना कि नाग, किन्नर, गंधर्व ये सब होते हैं। तो गंधर्व क्या होता है, एक तरह की एक ऐसी व्यवस्था है, जो गंधर्व विवाह के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर लव मैरिज को प्रेफरेंस दी जाती है, जहाँ पर डिसीजन मेकिंग आपके हाथों में रहती है, जहाँ पर आपके एक इंडिविजुअल आउटलुक को प्रेफरेंस दी जाती है रादर देन द सोसाइटी। सो समटाइम पीपल थिंक कि भाई ये भी एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्न कल्चर का कॉन्सेप्ट है, बट ऐसा नहीं है गाइस। वेस्टर्न कल्चर का ये कॉन्सेप्ट नहीं है या ये व्यवस्था नहीं है। इट जस्ट ये भी मैंशनड है और ये बुक्स के अंदर मैंशनड है, रिटर्न है। ये ऐसा भी नहीं है कि हाथों हाथ देख के नया कोई कल्चर बना और नई कोई व्यवस्था बना दे। तो ये भी मैंशनड है। इसका कौन प्लैनेट है, इसका प्लैनेट आप जानते हैं, इसका प्लैनेट है शुक्र। तो जब एस्ट्रोलॉजर आपके चार्ट को स्टडी करता है तो वो क्या करता है, टाइम लगाता है, देखता है कि भाई कौन सा प्लैनेट इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर शुक्र सप्तम भाव, सप्तमेश, धारा कारक सबको ही इन्फ्लुएंस करने पे आ गया है, या फिर लगन को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो पर्सन हो सकता है जो लव मैरिज की तरफ इंटरेस्टेड हो। चंद्रमा आपको लेके जाता है किस तरह के विवाह में, आर्ष विवाह की तरफ, लेकिन शुक्र आपको लेके जाता है किस तरह के विवाह में, गंधर्व विवाह की तरफ। तो लव मैरिज का प्रोमिनेंट प्लैनेट इज प्लैनेट शुक्र, इसीलिए शुक्र को स्त्री सुख से जोड़ा जाता है, शुक्र को स्त्री सुख के साथ कनेक्ट करा जाता है। लेकिन कई बार होता है कि शुक्र की जहाँ पे पोजीशन है वहाँ से आपको रिलेशनशिप तो देखने को मिलती है, बट लव मैरिज नहीं देखने को मिलती है। ये बहुत बार होता है कि शुक्र जहाँ पोजीशन है वहाँ पे लव मैरिज रिलेशनशिप्स बहुत देखने को मिलती है, बट मैरिज नहीं देखने को मिलती है। प्रपोजल आ सकते हैं बट मैरिज में नहीं जाएंगे, क्योंकि शुक्र इंडिकेट क्या करता है, गंधर्व विवाह को इंडिकेट करता है। तो द मोर द शुक्र, द वीनस इन्फ्लुएंसिंग योर सेवंथ हाउस लॉर्ड, नक्षत्र ऑफ द सेवंथ हाउस लॉर्ड, उपपद लगना, धाराकार का जितना इन्फ्लुएंस आ रहा है आप उतने पॉइंट लिखते चले जाइए। जब आपको लगे कि भाई हाँ शुक्र का बहुत इन्फ्लुएंस है, तो इट मीन्स कि ये गंधर्व विवाह की तरफ चार्ट को पुश कर रहा है, खींच रहा है, लेके जा रहा है। तो दिस इज़ फॉर द गंधर्व विवाह। ये गंधर्व विवाह के लिए शुक्र की वजह से ये आता है। और आई थिंक सो जिन भी संबंधों में फिजिकल सेक्सुअल रिलेशंस रहते हैं उनको आप एक तरह से कनेक्ट कर सकते हो कि भाई सीधा सीधा आप इसी की तरफ लेके जा रहे हो, लव मैरिज की तरफ लेके जा रहे हो। अब यहाँ पे भी मैरिज क्या होती है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, उसको हम समझने की पूरी कॉशिश करेंगे। तो उसके लिए आप ट्यून इन रहिएगा, बने रहिएगा, एक बार पार्ट ऑफ दैट पोर्शन भी चेकअप करिएगा। तो ये है गंधर्व विवाह। ये एक एक्सेप्टेड एप्रिशिएटेड मैरिज है और ये दारा कारक से आती है। दारा कारक मोस्टली आपको रिलेशनशिप्स ही दिखाता है। हाँ, उसके ऊपर होता हुआ ट्रांजिट, उसकी दशाएं, उसकी व्यवस्थाएं कई बार मैरिज के टाइमिंग को या रिलेशनशिप के टाइमिंग को फ्रेम अप कर देते हैं कि भाई यहाँ पे हो सकता है। बट दारा कारक इज़ द प्लैनेट जो कि इन चीज़ों को ही ज़्यादा प्रेफर करता है, दिखाता है, व्यवस्थित करता है। अब बात आती है इससे भी थोड़े अलग तरह के विवाह की, एंड दैट इज़ द राक्षस विवाह। मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी, वो किडनैप करके उस टीचर का बेचारे का विवाह करा दिया गया। तो ये है राक्षस विवाह। ये किडनैपिंग एंड ऑल ये सब इसके अंदर है। ये फोर्स्ड विवाह है। बिलीव मी गाइस, आई जस्ट कैन टेल यू, एक ऐसा पर्सन जिसकी मैरिज जो है वो एक झटके में फिक्स हो गई, ठीक है, और उस पर्सन ने मुझको केवल इस चीज़ के लिए कंसल्ट करा कि मैरिज तोड़ने के लिए कोई उपाय मेरे को आप बता दीजिए, मैरिज मेरी एक झटके में फिक्स हो गई है। तो ऐसे भी होता है, लाइक ये भी चीज़ें हैं दुनिया के अंदर, ऐसा नहीं है ये चीज़ें नहीं है। हो सकता है आप किसी अलग तरह के सिनेरियो में हो, आप बिल्कुल लिबरल आउटलुक में हो और कोई दूसरा पर्सन दूसरे में हो। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर मैरिज का टाइप है ये शनि से आता है। इसके अंदर किडनैपिंग, कन्वर्जन, ये सब जो चीज़ें हैं वो यहाँ देखने को मिलेंगे। तो जब भी आप नए कॉन्सेप्ट देखते हो, आप अखबार पढ़ रहे हो, टीवी देख रहे हो, यू गॉट टू नो देयर इज समथिंग कन्वर्जन हो रहा है, देयर इज समथिंग जो कि उसकी विल से अगेंस्ट उसको रोका जा रहा है, टॉर्चर करा जा रहा है, कोई फियर है, कोई इनसिक्योरिटी है, कोई पॉलिटिकल रीज़न है इसके बिहाइंड में, तो आप उसको सीधा सीधा जोड़ सकते हो राक्षस विवाह से कि दिस इज राक्षस विवाह। सो सी दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कल्चर। आप गंधर्व विवाह और राक्षस विवाह को अलग रखते हो। अगर ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट होता तो आप इसको भी आप कहते हैं कि भाई नहीं अभी लव मैरिज की तरफ ही है,
बट आप दोनों कॉन्सेप्ट्स को अलग तरीके से लेते हो, because you are following the Vedic culture and Vedic culture says if this is a forced conversion, कि अगर आप इस किसी को डरा के धमका के चक्कू की नोक पे या फिर आप कैसे कह सकते हो किसी को टॉर्चर अप करके या किसी को दबा के मैरिज की तरफ लेके जाते हो, किडनैपिंग से होता है, कुछ भी ऐसा रहता है, तो ये फिर जो है वो किसकी तरफ चला जाता है, राक्षस विवाह की तरफ। और ये बहुत होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं होता है, जो आपको जिन चीज़ों के बारे में नहीं पता है वो भी होती हैं दुनिया में। ऐसी न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगी कि यार ये भी एक चीज़ है जो वर्कआउट करती है। तो अगर शनि का बहुत इन्फ्लुएंस 7th हाउस पे आता है तो वो मैरिज को डीले कर देते हैं। आपने सुना होगा शनि का 7th हाउस पे आता हुआ इन्फ्लुएंस मैरिज को डीले कर देता है। उसके बिहाइंड का आंसर क्या है, शनि धीमे प्लैनेट है, ठीक है साहब, धीमे प्लैनेट है तो डीले करेगा, ओके एक्सेप्टेड। लेकिन शनि मैरिज को इतना धीमा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज शनि इज इंडिकेटिंग, 7th हाउस पे शनि का आता हुआ प्रभाव इज इंडिकेटिंग कि अगर इस पर्सन के जीवन में कोई रिलेशन आता है, कोई संबंध आता है, कोई भी चीज़ होती है मान लीजिए ऐसी, तो उसमें फोर्स्ड कन्वर्जन रहेगा, उसके अंदर प्रेशर रहेगा, पॉलिटिकल प्रेशर रहेगा, फियर रहेगा, इनसिक्योर, सब कुछ रहेगा उसके अंदर। अगर पर्सन उसको सहन कर जाता है और उसका उस समय किडनैप करके दबा के डरा के धमका के उसको मैरिज में कर दे तो वो एक तरह का विवाह है। एंड दैट इज दिस टाइप ऑफ विवाह, दिस इज अ राक्षस विवाह। ये पूरी तरह से राक्षस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड ऑन है, व्यवस्थित है, लगा हुआ है। अब इसके बाद इससे भी क्या कोई गया बीता गुजरा काम हो सकता है, तो आपको शनि के बारे में पता लगा कि शनि की वजह से। तो एस्ट्रोलॉजर जो आपसे टाइम लेते हैं ना कि भाई हमको थोड़ा समय दीजिए आप, हम स्टडी करते हैं इस चार्ट की, तो वो क्या करते हैं, वो 7th हाउस को देखेंगे, सप्तमेश को देखेंगे, 7th हाउस के नक्षत्र को देखेंगे, लॉर्ड को देखेंगे, सब कुछ को देखेंगे, नवमांश को देखेंगे, एंड दे विल कम आउट एट अ प्लैनेट। ये भाई ये जो प्लैनेट है ये तुम्हारा एक प्लैनेट बना है, 9 प्लैनेटों में से वो एक प्लैनेट पे आएंगे। फिर वो कहेंगे यार ये जो पर्टिकुलर विवाह है इसकी तरफ ये चार्ट जो है वो जा सकता है, पुश हो सकता है। और कई बार ये भी होता है, कई बार शनि का अगर बहुत इन्फ्लुएंस आ गया तो वो या तो डिले कर देगा, क्योंकि आज के समय में किसी को डराया धमकाया नहीं जा सकता, या फिर ये सेकंड पोजीशन कर देगा जहाँ पे डरा के धमका के किसी तरह के स्ट्रेस में, एंजाइटी में, या कोई ऐसे पर्सन से जो कि किसी भी तरह के हेल्थ के इशू को फेसअप कर रहा है, ऐसी तरफ मैरिजेस के चांसेस जो हैं बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना संतान के कारण हुआ है द प्रजापत्य, ना गंधर्व है द रिलेशनशिप आप इसको कह सकते हो, ना ही ये ब्रह्म है जिसमें आप कह सकते हो कि भाई फैमिलीज इन्वॉल्व है, ना ही आप इसे आर्ष विवाह कह सकते हो जिसमें आप अपने सीओ, अपने प्रोफेसर, टीचर के साथ कनेक्ट रखते हो, ना ही आप इसे देव विवाह कह सकते हो जिसके अंदर मंगल इन्वॉल्व है। आप इसे क्या कहोगे, राक्षस विवाह कहोगे। यार ये कोई राक्षस विवाह है। तो जहाँ पे भी आपको बहुत ऐसा एनवायरनमेंट देखने को मिले ना जहाँ आपको सप्रेस किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, आपके व्यू को नहीं सुना जा रहा है, कि लाइक बिल्कुल अजीब सिचुएशन है, शनिदार कारका हो गया है, शनिदार कारका में भी ये समस्या आ जाती है, कई बार आ जाती है, तो आप समझ लीजिएगा कि ये राक्षस विवाह आपका हुआ है, ये राक्षस विवाह की पोजीशन लगी है, और जो कि खतरनाक है। तो कई बार पर्सन को अंडरस्टैंड होना चाहिए कि भाई मेरे साथ जो हो रहा है एट द एंड ये क्या है, ये किस सिचुएशन के अंदर आता है, ये किस पॉइंट के अंदर आता है। कई बार लोग इसी को गंधर्व विवाह मानते हैं, दैट इज़ दैट टाइप ऑफ मैरिज वे जिसमें आपको इमोशंस इन्वॉल्व करने, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज समथिंग जो कि राक्षस एनर्जीज को लेकर आ रहा है, राक्षस विवाह है। तो जब आप 7th हाउस के लॉर्ड को डिफरेंट हाउसेज में देखते हो तो और क्लियर पिक्चर आपको मिलती है कि भाई कौन सा विवाह मेरे लिए हो सकता है। But you should understand, or you should create a basic difference among these type of vivahs, type of marriages. That will give you a clear picture, glimpse कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, कब होगा, होगा नहीं होगा, ये सब आपको पता उससे लगेगा। तो ये जो है ये हमने फॉर द राक्षस विवाह कवर अप करने की कोशिश करी है। अब इसके बाद हम चलते हैं इससे भी नेक्स्ट लेवल पे। अब इससे भी नेक्स्ट लेवल हो सकता है, यही अपने आप में बड़ी बात है कि भाई इसमें अब बचा ही क्या है। आपने देखा होगा राहु केतु को 7th हाउस के अंदर, राहु केतु राहु, ये जो पोजीशन है वो थोड़ी अच्छी नहीं मानी जाती है। इवन इन द चार्ट मैचिंग टाइम पे या फिर मैरिज की व्यवस्था के समय ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है ये चैलेंजेस को इंडिकेट भी करती है और लेके भी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? देयर इज दिस थिंग इज पिशाच विवाह। द पिशाच विवाह जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं राहु और केतु को इंक्लूड किया जाता है कि अगर इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपके 7th भाव के ऊपर आने लगा है तो इसकी तरफ आप जा सकते हो। अब इसके अंदर द चांसेस ऑफ चीटिंग, मतलब ये एक ऐसा विवाह है जिसको प्रोहिबिट करने की बात की गई है कि आप इसकी तरफ ना जाओ, इसकी व्यवस्था को ना बनाओ। तो कई बार जो होता है कि भाई लिव इन के अंदर आप रह लिए या फिर सेक्सुअल रिलेशंस रह लिए, फिजिकल रिलेशन आपके रह लिए और उसके बाद आप मैरिज में नहीं जा रहे हो, तो वो यहाँ से आ सकता है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए।
तो राहु और केतु का 7th हाउस पे आना, आई एम नॉट सेइंग हमेशा अगर ये आएगा तो ये इसी तरह से रखेगा। देखिए गाइस, एक एस्ट्रोलॉजर जब चार्ट को देखता है तो नवमांश को भी देखेगा, लगन को भी देखेगा, 7th हाउस को देखेगा, तो एक प्लैनेट पे आएगा कि भाई ये प्लैनेट की वजह से तुम्हारी व्यवस्था बैठ सकती है। अब आप अगर 7th हाउस में राहु केतु को देखते हो तो एक फियर तो डेफिनेटली मन के अंदर राइज हो जाता है, आ जाता है कि भाई ये कहीं चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना कर दे। क्या ये संतान को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं? नहीं। क्या ये गंधर्व विवाह को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं? नहीं। इनका कॉम्प्लिकेशन क्या है? इनका कॉम्प्लिकेशन ऐसा है जिसमें आपके साथ फिजिकल रिलेशन रहे लेकिन मैरिज में वो नहीं जा रहे हैं। तो कई बार क्वेश्चन होता है भाई ऐसे संबंध रहे हैं बट वो मैरिज में नहीं जा रहे, भाई राहु केतु की वजह से तो नहीं है, और अगर है तो आपको इन्हीं दो प्लैनेटों की रेमेडीज करनी चाहिए, उपाय करने चाहिए। अगर सामने वाले के राहु केतु हैं तो थोड़ा सा वहाँ फियर में रहना चाहिए, थोड़ा ध्यान से उस चीज़ के अंदर आपको रहना चाहिए, क्योंकि ये अगर प्रभावित करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा मैरिज के फ्रंट को, डायमेंशन को, तो इसी तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा, जिसमें किसी को बहलाना, फुसला, मतलब ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पर्सन को काफ़ी ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो अगर राहु के तो आपके 7th हाउस को बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सप्तमेश को प्रभावित कर रहे हैं, नक्षत्रास को प्रभावित कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर तो इस फिजिकल रिलेशन रहने की संभावना काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और ये मैंने दाराकारक के सेशन पे भी कहा था कि दाराकारका का जो नक्षत्र होता है वो मोस्टली केतु के नक्षत्रास में मिलेगा आपको, और केतु के नक्षत्र में होना ही उसका स्फीयर को दिखाता है। इसीलिए वहाँ भी मैंने यही पॉइंट कहा था कि दाराकारका मोस्टली रिलेशंस को ही दिखाता है, रिलेशंस के अंदर बनते हुए संबंधों को दिखाता है। तो दिस इज़ द 8 प्लानिटरी सिस्टम की कैसे जो है व्यवस्था यहाँ पे मैरिज के फ्रंट पे चल रही है। कहीं कहीं 9 को भी लिया जाता है बट मोस्टली ये 8 ही है जो कि बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हुए आपको दिखाई देंगे। अब आप एक डिफरेंट लाइन क्रिएट कर पाओगे कि कौन सा विवाह आपके लिए हो सकता है। जैसे सूर्य 7th हाउस में है तो पर्सन को फियर नहीं करना चाहिए, भयभीत नहीं हो जाना चाहिए उसे देखते ही। वहाँ पे ये कंफर्म पॉइंट है कि जो संतान प्राप्ति के लिए विवाह है, तो हो सकता है आपका जहाँ पे विवाह हो वहाँ पे भी ऐसी पोजीशन हो कि जहाँ संतान उनको नहीं है, फैमिली उनके आगे नहीं बढ़ पा रही है, वंश जो है आगे नहीं चल रहा है, तो संतान प्राप्ति के लिए विवाह की कॉन्सेप्ट आएगा तो सूर्य उसमें आएगा। अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जहाँ पे इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कोई संबंध रहा है या आप किसी टीचर की तरफ इंक्लाइंड हो गए हो, इंटेलेक्चुअल संबंध है, तो वो चंद्रमा से आते हैं। गंधर्व विवाह जो है वो शुक्र से आता है, जुपिटर से ब्रह्म विवाह आता है। जब भी कोई प्लैनेट 7th हाउस को, सप्तमेश को, नक्षत्र को जितना प्रभावित करता हुआ चला जाएगा उसी की तरफ आप इंक्लाइंड होते चले जाओगे। और जितना कोई प्लैनेट पीड़ित हो जाता है उतनी उसमें समस्या आ जाती है। जैसे लोग पूछते हैं वीनस कंबस्ट हो गया, सब कोई दिक्कत है क्या? भाई कंबस्ट वीनस है तो गंधर्व विवाह के चांसेस कम हो गए हैं, वो एक अपने आप में टॉक्सिक प्रोसेस के अंदर चला गया है, पीड़ित हो गया है, तो निश्चित रूप से चैलेंजेस हैं, परेशानियाँ हैं, वहाँ पे समस्याएँ हैं और वो रिफ्लेक्ट भी होंगी, देखने को भी मिलेंगी। शुक्र मेरा रेट्रोग्रेड हो गया, कोई समस्या है क्या? है। जुपिटर रेट्रो हो गया, समस्या है क्या? ब्रह्म विवाह के अंदर सोसाइटी एक्सेप्टेड एप्रिशिएटेड वंस में है, वो प्रॉब्लम का पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, या वो इग्नोर हो गया कि साहब अब इसका जो जुपिटर रेट्रो है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक पॉइंट है। सेकंड, प्लैनेट किस तरह से और पीड़ित हो सकता है। आपको अपने चार्ट में हमेशा एक कंबस्ट प्लैनेट को देखना होगा कि जो भी प्लैनेट अस्त है उसे देखना होगा। अब ये अस्त प्लैनेट समस्या है, लेकिन इसके साथ साथ अस्त प्लैनेट की जो राशियाँ होती हैं वो प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। तो लेट्स से अस्त प्लैनेट है शुक्र, शुक्र की 2 राशियां हैं, कुंभ, टॉरस और लिब्रा। तो अगर टॉरस और लिब्रा के नवमांश में आपने नवमांश D9 चार्ट को देखा, वहाँ पे आपने देखा टॉरस या लिब्रा में कोई प्लैनेट बैठा है तो वो प्लैनेट पीड़ित होगा और वो बुरी तरह पीड़ित होगा। तो इस तरह से भी प्लैनेट पीड़ित हो जाते हैं इनडायरेक्टली तरीके से। 6ठे 8वें 12वें हाउसेज में आ गए तो भी वो पीड़ित हो जाते हैं, मजबूत स्थिति में नहीं रह पाते हैं, नीच के हो गए, शत्रु की राशि में बैठे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स का पॉइंट बनता है। तो आप जितने प्लैनेट्स को देखें कि भाई ये कमज़ोर हो गए हैं तो उसकी तरफ जाने के चांसेस जो हैं वो थोड़े लोअर अप हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। अब बात आती है नवमांश कुंडली की। नवमांश कुंडली को कैसे अध्ययन करना चाहिए, या नवमांश कुंडली ज़्यादा वर्क करती है, D1 ज़्यादा वर्क करती है, आप मेल हो या फीमेल हो। मान लीजिए आपके पास एक चार्ट आता है, ठीक है, अब आपको चेक कैसे करना है कि पर्सन का चार्ट जो है वो मेल का हो सकता है, फीमेल का हो सकता है, कैसे आप पता लगाओगे? कई बार तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि एक मृत व्यक्ति का चार्ट लेके आ जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के सामने, उसको पता लगाना है, क्योंकि हर तरह के लोग हैं, वो कालने में जो है वो भरे पड़े हैं चारों तरफ। तो ऐसे कैसे पता लगाया जा सकता है? ये फंडा आपको बहुत हेल्प करेगा अपने नवमांश कुंडली को एक तरह से रेक्टिफाई करने में। क्या फंडा है ये? सप्तम भाव ऑफ द नवमांश कुंडली। नवमांश कुंडली D9 चार्ट का 7th हाउस आपको देखना है। 7th हाउस ऑफ द D9 चार्ट टेल्स यू अबाउट योर मेल फीमेल, किस तरह की एनर्जीज आपके अंदर है, और ये एनर्जीज रिफ्लेक्ट होती हैं। इस लाइक द मेल है, द फीमेल है पर्सन, यहाँ से पता लगता है। कैसे पता लगता है साहब? सप्तम भाव ऑफ द नवमांश कुंडली में आप राशि देखिए, पुरुष राशि है, स्त्री राशि है, जल तत्व की राशि हो गई, जैसे कि कर्क आ गई।
और वहाँ पे कोई जल तत्वों का प्लैनेट बैठा है, शुक्र हो गया, चंद्र हो गया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लाइक द 99.99 चांसेस है कि ये पर्सन जो है वो कोई फीमेल होगा। और यहीं पे अगर जुपिटर बैठ गया सिंह की राशि में, फायर की राशि है, पुरुष तत्व की राशि है, तो वो कोई मेल का चार्ट होगा। तो मेल फीमेल का पता आपको लगता है नवमांश कुंडली के 7th हाउस से, इसीलिए उसे आपकी वो व्यवस्था कहते हैं जो ईश्वर ने आपको दे दी है। ईश्वर ने आपको दे दिया है कि भाई ये तुम बस तुम्हारे लिए ये है, सर्टिफाइड है। तो जब भी आप विवाह को चेक करोगे नवमांश कुंडली की इंपॉर्टेंस बहुत हो जाती है, क्योंकि मेन द थिंग इज द मेल और द फीमेल द पर्सन इज। ये आपको कहाँ से पता लगा? नवमांश कुंडली से आपको पता लगा, उसके 7th हाउस से आपको पता लगा। बहुत आराम से आपको ये पता लग सकता है। आपको पुरुष प्लैनेट देखना है, जुपिटर हो गया, मंगल हो गया, सूर्य हो गया। पुरुष राशियाँ देखनी है, जैसे मेष हो गई, सिंह हो गई, तो पुरुष राशियाँ पुरुष प्लैनेट, स्त्री राशियाँ स्त्री प्लैनेट। अगर वहाँ पे स्त्री राशि स्त्री प्लैनेट ज़्यादा है तो फीमेल, पुरुष राशि पुरुष प्लैनेट है तो वो कोई मेल का चार्ट हो सकता है। इस तरह से पता आप लगा सकते हो। इसी वजह से अभी आपको मैंने जो 8 टाइप्स ऑफ विवाह बताया, इसको आपको नवमांश कुंडली में भी देखना है कि यहाँ पे 7th भाव में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। उसकी जो उसकी सेइंग होगी, जो उसका वर्क होगा, जो उसकी आउटकम होंगे, वो ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। वो ज़्यादा आपको बताएगा कि यार ये प्लैनेट बैठा है तो इसकी वजह से ऐसा हो सकता है, मेरे विवाह की तरफ ऐसा हो सकता है। तो अननेसेसरी फियर क्रिएट नहीं करने चाहिए कि ये प्लैनेट ये विवाह नहीं देगा, वो नहीं देगा। लेकिन हाँ, जहाँ पे फियर की आवश्यकता है वहाँ फियर पे ही रहना चाहिए। जैसे कि सूर्य इन द 7th हाउस, अब यहाँ पे पर्सन को सेपरेशन का फियर मेनली है, बट एक्चुअली ये सेपरेशन का फियर नहीं है। ये मैरिज में डिले दे सकता है, सूर्य भी डिले दे जाएगा। और वो मैरिज की तरफ पर्सन कब जाएगा? जब वंश में गिरावट आएगी, जब वंश आगे नहीं चलेगा। तो मोस्टली आपको देखने को मिलेगा पर्सन इज सिंगल चाइल्ड, सिंगल बॉय सिंगल गर्ल है फैमिली में, सूर्य इन द 7th है। तो पर्सन मैरिज में जब जाता है जब वंश नहीं चलता है, तो सूर्य की वजह से इस तरह के विवाह होते हैं। तो ये एक वे है अपने लिए परफेक्ट एनर्जी को तलाश करने का। इसको हमने इसके अंदर कवर अप करने की पूरी कोशिश करी है। अब इसके अगले सेशन में अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर। वी डेफिनेटली विल ब्रिंग आउट 7th हाउस लॉर्ड इन 12 हाउसेस, 12 साइंस, किस तरह से वर्कआउट करता है और वहाँ पर किस टाइप ऑफ विवाह की आवश्यकता हो जाती है या व्यवस्थित हो जाता है। उससे आपको सीधा पता लग जाएगा कि आपके लिए यही विवाह जो है वो पॉसिबल है। और ये हम उस समय करेंगे जब आप इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो, अप्रिशिएट करते हो, कमेंट्स के अंदर बताते हो कि यस हमें ये चाहिए। कोई भी क्वेश्चन है आपका कमेंट्स में ड्रॉप करिए। डिस्कशन का फॉर्म बना लेते हैं इस कमेंट बॉक्स को। तो आपका जो भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी फिलोसफिकल, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कोई लॉजिकल एनालिटिकल, जो जिस भी तरह का आपका सवाल है आप हमें बताइए। इंस्टा पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये इस सेशन के लिए हमने कवर अप करने की पूरी कोशिश करी अपनी तरफ से। फिर भी कोई क्वेश्चन कंसर्न कोई भी पॉइंट रहा हो तो कमेंट बॉक्स आपका है, बताइएगा। और आपको क्या देखना है, 7th हाउस लॉर्ड इन 12 साइंस कैसा परफॉर्म करता है विद द अर्गला। आई थिंक सो कि हम नेक्स्ट सेशंस के अंदर कहीं ना कहीं अर्गला का इम्पैक्ट देखेंगे दारा कारक पे, कैसे वो होता है, दारा पद क्या होता है। दारा कारक तो बहुत लोग जानते हैं, बट द दारा पद इज़ समथिंग जो कि बहुत हिडन भी है, और दैट विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर अबाउट द लिव इन रिलेशंस एंड ऑल। Now comes to important thing, the marriage is what is marriage. So I think so Lord Krishna says जिसमें कि एक ईयर के आसपास का कोई संबंध रहा हो, और जिसमें किसी संबंध के ब्रेक होने के बाद भी बोथ पार्टीज़ या एक पार्टी कम से कम किसी स्ट्रॉन्ग रिलेशन की तरफ ना जाए, कोई संबंध बनाने की ना सोचे। अगर ऐसा है तो आप उसे कह सकते हो कि यार ये मैरिज की तरफ व्यवस्था है और ये व्यवस्था हो चुकी है। ऐसा नहीं हो सकता गाइज कि हम सब मतलब सारी दुनिया जो है वो 30 की एज में तक बैठी रहे। तो वो व्यवस्था हो चुकी है, वो व्यवस्था वहाँ पे देखी गई है। तो फिर सेकंड मैरिज की तरफ चार्ट को 9th हाउस से देखना चाहिए। तो मैरिज क्या है, एक ईयर के टाइम का रिलेशन, फिजिकल रहे तो भी आप उसको काउंट अप कर सकते हो, कम ड्यूरेशन का हो तो भी थोड़ा काउंट अप कर सकते हो। और द मेन और द प्राइम कंडीशन है कि उसके बाद कोई भी पर्सन जो है वो लुकआउट तुरंत ना करे किसी और संबंध की। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप मैरिज को डिफाइन कर सकते हो। तो ये अब एक समरी वीडियो है जिसमें आप 7th हाउस के ऊपर आते हुए इन्फ्लुएंस को देख के समझ सकते हो कि किस तरह के विवाह की व्यवस्था आपके लिए यहाँ पे की गई है, और उसके अनुसार आप रेमेडीज कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन एंड बी कनेक्टेड गाइस, बी कनेक्टेड।